राज्यसभा टीवी के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान और हमारे साथ हैं सांसद और मशहूर वकील अभिषेक सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी। राजस्थान के जोधपुर में जन्मे अभिषेक मनु सिंघवी पेशे से वकील और राज्यसभा के सदस्य हैं। जाने माने वकील और विद्वान लक्ष्मीमल सिंघवी के पुत्र अभिषेक कला, साहित्य, संगीत और सांस्कृतिक आयोजनों में गहरी रुचि लेते हैं। 4 साल की उम्र में ही दिल्ली आ गए अभिषेक मनु सिंघवी ने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से की और आगे की पढ़ाई के लिए पहले कैम्ब्रिज और फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय पहुंचे। अभिषेक मनु सिंघवी न सिर्फ देश बल्कि विदेश की फिल्मों पर भी पैनी नजर रखते हैं। अबे साले तू! साले मैं! हिंदी की उन्हें कॉमेडी फिल्में काफी पसंद है। पड़ोसन, चुपके चुपके और साहेब बीवी और गुलाम उनकी कुछ पसंदीदा फिल्मों में से हैं। इतने बड़े बड़े मकान हैं यहाँ, इतने बड़े बड़े मकान कि हमारी तो गर्दनें किशोर कुमार से बेहद प्रभावित अभिषेक मनु सिंघवी फिल्मों को न सिर्फ मनोरंजन का साधन मानते हैं बल्कि उन्हें समाज में हो रहे बदलावों का प्रतिबिंब भी समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सिंघवी साहब। हमें बताइए कि फिल्मों से ये जो आपका प्यार है उसकी अगर उसके तार टटोलते हुए ज़रा पीछे जाएं यादों में तो वो कहाँ से शुरू होती है? अब मैं इसमें एक तारीख नहीं दे सकता, लेकिन शुरुआत से ही ये शौक़ है। शायद इसलिए क्योंकि जब हम बच्चे थे तो परिवार के साथ सबसे आसान आउटिंग, सबसे शौकीन आउटिंग और सबसे ज़्यादा बार की गई आउटिंग 2 चीज़ें हुआ करती थी अगर दिल्ली में ही करें। एक तो पिकनिक, न वीडियो था न टीवी था, और एक फिल्म जाना। दूसरा कारण मुझे याद आ रहा है कि मेरी मदर ने कभी पुराने ज़माने में कोई सौगंध खाई थी कि वो अपने हस्बैंड के बिना फिल्म नहीं जाएंगी। इसका कारण ये रहा हो कि मेरे फादर बहुत व्यस्त रहते थे तो उनको खींचने का, उनको ले आने का भी एक तरीका था। तो उनके कारण फादर भी जाते थे और बच्चे भी जाते थे, तो हम लोग सब साथ परिवार में, ये बचपन की बात है। लेकिन उसके बाद हमेशा से मुझे ख़ास तौर से बॉलीवुड फिल्मों का शौक़ रहा है। उसके बाद वाली बात हम बाद में करेंगे। ये बचपन आपका कहाँ गुजर रहा था और अगर पहली फिल्म याद करें तो वो कौन सी रही होगी जो आपकी यादों में अभी ताज़ा है? 4 वर्ष की उम्र में मैं जोधपुर से दिल्ली आ गया था, तो करीब करीब सभी स्मृतियाँ दिल्ली की ही हैं। और जो याद आती हैं वो पुरानी फिल्मों में कुछ तो बाद में भी देखी हुई है, लेकिन गाइड आती है। पहली फिल्म याद नहीं आ रही कौन सी फिल्म, कुछ वो पृथ्वीराज कपूर स्टूडियोज़ की कुछ फिल्में याद आती हैं। रुस्तम करके एक फिल्म आती है याद। पहली नहीं कह सकता, लेकिन शुरुआत की फिल्मों में यही है। उस बचपन के दिनों में फिल्म क्या चीज़ होती थी? मतलब जब याद करते हैं तो वो क्या था? वो फिल्म में क्या धुंधलापन? बचपन की अगर आप बात करें तो ज़्यादातर आउटिंग थी, आइसक्रीम था, मज़ा था, और अगर ढिशुम ढिशुम की हो फिल्म तो ज़्यादा याद रहती थी। उसकी जो बारीकियां हैं या उसका जो प्लेबैक सिंगर है या उसके जो महत्वपूर्ण स्टार हैं या जो कहानी है उन स्टारों के पीछे, वो सब बचपन की बातें नहीं हैं। लेकिन परिवार के साथ, फादर मदर के साथ एक मज़ा आने वाली बात थी। और कुछ हद तक जब अच्छे हॉल नए नए खुलने लगे तो एक लग्जरी भी माना जाता था। तो फिर आपने जब जो जहाँ से फिल्म याद आती है कि वो पहली फिल्म रही होगी, वो कौन सी है? अब मैंने जैसा कहा कि मैं आपको एग्जैक्ट पहली फिल्म तो याद नहीं बता सकता कौन सी है, लेकिन स्मृतियाँ मुझे 60 की हैं, मिड 60s से समझ लीजिए आप। तो उस वक्त की हैं ये फिल्में जो मैं नाम बताया आपको शुरुआत की। तो उसमें फिल्म में कौन सी ऐसी चीज़ थी ये 60 के दौर में भी जो आपको अच्छी लगती थी? जैसा मैंने कहा कि आप अगर बचपन का पूछें तो मेरे को इतना उसमें कोई सोशल मैसेज और ये सब चीज़ें बहुत कम ध्यान आती थी। मैं बचपन को डिफाइन कर रहा हूँ 10-15 के बीच तक का। वैसे 10 के बाद बचपन नहीं कह सकते आप, लेकिन स्टोरी याद रहती थी। कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ें हों तो बहुत याद रहती थी। मुझे याद आ रहा है उपकार में बड़ा एक राष्ट्रवाद का एक बचपन में भी फीलिंग आती थी। कुछ फिल्में आई, मदर इंडिया, जो बहुत याद रही, प्रभावशाली रही माइंड में। तो मैं समझता हूँ जो एक ओत प्रोत कर देती थी आपको किसी भावना से या एक राष्ट्रवाद की भावना या एक कहानी के साथ, वो आपको निश्चित रूप से याद रहती थी। मदर इंडिया, गाइड,
और ये उपकार, 3 फिल्में याद हैं, यद्यपि ये इनके साल भिन्न हैं, मुझे याद भी नहीं साल कौन से हैं इनके। आपको कॉमेडी फिल्मों में काफ़ी दिलचस्पी आप बताते हैं कि नहीं, मेरे को मुख्य इंटरेस्ट तो एक्शन थ्रिलर्स में है, अंग्रेज़ी और हिंदी। लेकिन मैं समझता हूँ कॉमेडी अगर अच्छी हो, और दुर्भाग्य की बात है कि आजकल कॉमेडी अच्छी नहीं बन रही हैं, तो बहुत अत्यंत प्रसन्नता की चीज़ हो सकती है। और मुझे बड़ा स्पेसिफिक रूप से याद है कि चुपके चुपके जितना मैंने एंजॉय किया, मैं समझता हूँ बहुत कम फिल्मों को किया। और उसमें जो विशेष रूप से धर्मेंद्र जिसको इतना एक्शन फिल्म मानते हैं, मैं समझता हूँ, मैंने हेमा जी को कहा अभी संसद में कुछ समय पहले कि धर्मेंद्र जी तो उच्च कोटि के कॉमेडी एक्टर हैं, उनको कॉमेडी एक्टर होना चाहिए था। ये डिशु में रह गए। उसमें जो वो प्रकरण है कि जब वो अपनी माशुका के पास जाने के लिए ड्राइवर बन के जाते हैं, शर्मिला टैगोर होती हैं, और शर्मिला टैगोर जी को मैं जानता हूँ पर्सनली अब, तो एक ड्राइवर का वेशभूषण करके जाते हैं, और मेरे तीनों फेवरेट उसमें लोग थे, धर्मेंद्र और ओम प्रकाश, जिसको लोग भूल गए आजकल, और वो एकदम क्लिष्ट हिंदी में, परिष्कृत हिंदी में वार्तालाप करते हैं उनसे, ओम प्रकाश से। ट्रेन को कहते हैं लोहपथगामिनी, गाड़ी को कुछ और शब्द से इस्तेमाल करते हैं। तो एक बड़ा इतने उसमें रोचक संदर्भ है कि अगर आप अब भी देखें उसको, तो मैं समझता हूँ हंसी से आप लोटपोट हो जाए। जी, श्री प्यारे मोहन इलाहाबादी, अब विवाहित हो या अकेले? अभी तो अकेला ही हूँ साहब। रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? खाना वाना खाया? जी हाँ, भोजन तो हमने लौपथगामी स्थल पर ही कर लिया था। क्या? जी हाँ, लौपथगामी अग्निरथ से आए हैं ना। ओहो, ट्रेन से आए हो? ट्रेन से? जी हाँ, अंग्रेजी भाषा में यही कहते हैं, परंतु हिंदी बोलते समय हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग उचित नहीं समझते। और दूसरे व्यक्ति जो याद आते हैं, उत्पल दत्त। दुर्भाग्य की बात है कि उनके हास्य की टैलेंट को हिंदी सिनेमा समाविष्ट नहीं कर पाया। उच्च कोटि के नेचुरल कॉमेडियन थे, उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अपने आप ही कॉमेडियन थे। उत्पल दत्त की अगर कोई फिल्म याद आती हो तो? वेल नोन है, आप जानते हैं, एक तो गोलमाल सीरीज जो है वो तो खैर सबसे अच्छी है, और एक है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, वो अशोक कुमार, उत्पल दत्त और एक तीसरे व्यक्ति, 3 बूढ़े लोग लड़कियों को ढूंढने और फंसाने के चक्कर में लगते हैं। वो एक अंग्रेजी स्कूल फॉर स्कैंडल्स के आधारित फिल्म है। इतनी उच्च कोटि की उसमें भी कॉमेडी है कि कैसे वो सिखाते हैं उनको, और उसमें उत्पल दत्त हैं, अशोक कुमार हैं। और तीसरी जो मैं समझता हूँ एक सबसे कंप्लीट व्यक्ति, जो आप एक संपूर्ण व्यक्तित्व कह सकते हैं फिल्म में, और उनको भी अपना पूरा ड्यू नहीं मिला, वो है किशोर कुमार। सिर्फ उच्च कोटि की कॉमेडी नहीं, और मेरी सबसे नंबर 1 है पड़ोसन। पड़ोसन में आप सायरा बानो को भूल सकते हैं, सुनील दत्त को भूल सकते हैं, मुकरी को भूल सकते हैं, लेकिन किशोर कुमार को कभी नहीं भूल सकते हैं, अगर ध्यान से देखें तो। लेकिन साथ साथ देखिए आप, किशोर कुमार एक ही व्यक्ति है इस पूरे संसार में समझता हूँ जो कोरियोग्राफी, गाना, संगीत, एक्टिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सब कुछ किया हो। तो इसलिए ये कुछ हैं स्मृतियाँ, चुपके चुपके, गोलमाल, उत्पल दत्त, धर्मेंद्र, अपने किशोर कुमार, जो कि बाद में उन्होंने कुछ स्लैपस्टिक कर दी कॉमेडी, लेकिन जो चाहते थे तो कॉमेडी बहुत उत्तम दर्जे की करते थे। पड़ोसन के अलावा किशोर कुमार की कोई फिल्म याद आती हो आपको? हैं, चलते का नाम, गाड़ी और भी हैं, लेकिन वो सब थोड़ी स्लैपस्टिक ज़्यादा है। पड़ोसन में मैं समझता हूँ उनका जो एक पूरा, जो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस थे, जो उनका रोल था, टीचर बने थे जो, वो पीछे से वो आगे खड़ा होकर गाता था सुनील दत्त, और पीछे से वो प्लेबैक करते थे सायरा बानो को फंसाने के चक्कर में, तो बहुत ही उच्च तरह की कॉमेडी है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। फिल्मों का जो रोल है समाज में, उसको एकताबद्ध करने, उसकी संस्कृति को दूर दूर तक फैलाने में, इसको अगर आर्ग्यू करना हो आपको, तो आप अपनी तरह से कैसे करेंगे? बड़ा आसान केस है आर्ग्यू करने का। मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड को चूंकि मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाता है, तो लोग समझते नहीं है कि भारत की एक नींव है। मैं इसकी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, इसलिए है कि भारत में कितनी विविधताएं हैं, कितने विवाद हैं, कितने झगड़े हैं, सांप्रदायिकता है, कास्ट है। एक चीज़ बताइए, फिल्मों से ज़्यादा, बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, कौन सा ऐसा क्षेत्र है भारत में जहाँ ये सबसे न्यूनतम है? आज अगर धर्मों को
सांप्रदायिकता को, कास्ट को, ऊंच नीच को, सबको हटाकर सिर्फ एक जोड़ने की बात करें, सबसे ज़्यादा बॉलीवुड में है। एक्टर ले लीजिए, एक्ट्रेस ले लीजिए, मैं देखता हूँ किसी को तो मैं नहीं समझता कि ये कहाँ से है, कौन है, क्या है, मैं उसको कुछ तरह का एक्टर समझता हूँ। और भारत का मैं समझता हूँ 90% फिल्म देखने वाला व्यक्ति ऐसा ही सोचता है। ये दुर्भाग्य होगा अगर उसमें भी इस प्रकार के वाद अंदर कभी आ गए भविष्य में, जो मैं समझता नहीं आएंगे। दूसरा, सबसे सस्ता मनोरंजन का तरीका है, और चाहे आप फिल्म प्रोड्यूसर हों और करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके विदेश में शूटिंग करें अच्छे अच्छे दृश्यों के लिए, मैं जब देखता हूं तो मैं वही, आजकल तो बढ़ गया है लेकिन वही टिकट खरीदता हूं उतने ही पैसे का। तो इसमें बड़ा एक जो बहुत बड़ी एक लांग है, जो बीच में खाई है खर्चे और देखने के बीच में, वो पट जाती है देखने वाले के हैसियत से। और तीसरा, मैं समझता हूँ कि इसमें कई अच्छी फिल्में बनी हैं और कई संदेश गए हैं। इवन जिसको आप कहते हैं आर्ट सिनेमा की बात नहीं, आर्ट सिनेमा तो खैर गए हैं, बहुत ऐसी हैं संदेश वाली फिल्में, विशेष हैं वगैरह, लेकिन जो मनोरंजन के आधार पर अच्छी सफल हुई हैं उसमें भी संदेश अच्छे गए हैं। चाहे उसको दबंग कहिए, चाहे दीवार कहिए, चाहे जंजीर कहिए, एक अंडरलाइंग मैसेज बड़ा स्पष्ट है। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आपका सरकारी डिपार्टमेंट जो असफल होता है वही संदेश को कैरी करने के लिए, तो सरलता से फिल्म वो संदेश ले जाती है, बराबरी का, कैसे एक कौम दूसरे कौम के लिए खड़ी हो सकती है, और उसमें वो विकार भी दिखाते हैं। फिल्मों में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि वो विकार दिखाते हैं जिसकी आप निंदा कर सकते हैं कि क्यों दिखा रहे हो विकार, लेकिन उस विकार को दिखाकर वो एक सच्चाई दर्शाते हैं, और उसके बाद अंत में उस विकार को कैसे ओवरकम किया जाए वो भी दिखाते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण मीडियम है, और शेयर नंबर इतना है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि मैं समझता हूँ भारत में इससे सस्ता, इससे ज़्यादा व्यापक और इससे ज़्यादा सीधा हृदय को छूने वाला संदेश का तरीका कौन सा निकलेगा। जिस तरह आप इसे आज की तारीख में इतनी रेशनली डिटैच होकर इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, जब तरुणाई के दिन होते हैं जिसमें एक सपनों की दुनिया आपके ऊपर छाती रहती है, उसमें म्यूज़िक है, उसमें हीरो हीरोइन, उसमें इवन कॉमेडी, कुछ ऐसी चीज़ें जो अविश्वसनीय हैं वो सब कुछ होती हैं, उस दौर को अगर देखें तब ऐसा क्या था जब फिल्म इतनी ही कन्विंसिंग लगती थी? देखिए, कुछ तो ये दृष्टा के हैसियत से भी फ़र्क पड़ता है, आपकी आयु से फ़र्क पड़ता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपकी एक दृष्टिकोण बदलता है। ये नहीं है कि मैं किसी फिल्म को उसी दृष्टिकोण से आज देखता हूँ जो मैं 20 साल पहले देखता था या युवावस्था में देखता था, तो ये तो स्वाभाविक है, सभी तरफ स्वाभाविक है। और कई बार आपका एक संदर्भ ऐसा हो, आप डिप्रेस्ड हो तो आपको फिल्म उस तरह की लगती है या आपको ऊंचा ले जाती है, कहीं आप बहुत खुश हो तो एक नज़रिया बदल जाता है, तो ये सब चीज़ें तो होती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ 20 साल और 25 साल के बाद कोई भी भारत में देखे, ऊंचा नीचा, गरीब समृद्ध, वो संदेश समझ जाता है। ये समझना कि आपके दृष्टिकोण से इतना फ़र्क पड़ता है कि आप संदेश नहीं समझ सकते, मैं इस बात को नहीं मानता। सब लोग संदेश समझते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, जिनको आप अनपढ़ कहते हैं, अनपढ़ होते नहीं हमेशा वो भी समझते हैं संदेश, और बड़े स्पष्ट रूप से समझते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको एक अनायास अपने आप विकसित होने देना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक काम किया गया है। जैसे ही आप उस संदेश को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे बॉलीवुड में तो वो ख़त्म हो जाएगा। ये अपने आप हो रहा है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। ऐसे कोई उदाहरण मिलते हैं जिसमें सायास करने की कोशिश की गई हो और फेल हो गया हो? नहीं, जैसे नाम तो मुझे याद नहीं रहते, लेकिन जैसे कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज़ का प्रयत्न किया, कई बार सरकार ना हो लेकिन सरकार के आधार पे, जैसे कोई डिपार्टमेंट हो, कोई क्षेत्र हो, कोई ऑर्गन हो, वो चाहे कि भाई इसका चित्रण हो, आर्मी चाहे अपना चित्रण हो, ब्यूरोक्रेसी चाहे कि अपना चित्रण हो सकता है कि हमारे फैसिलिटीज़ में आइए, वहाँ शूट करिए। मैं किसी भ्रष्ट चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े पारदर्शी चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो वो भी फिल्में बनी इस तरह की जो एक संदेश शुरुआत से मान के चल के देना चाहती हैं, लेकिन हमेशा सफल नहीं हुई हैं ऐसी फिल्में। लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर आर्मी या एयरफोर्स की कहानी किसी कहानी के साथ जुड़ी हुई है तो संदेश और आसानी से गया है, ये मेरा मतलब है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपकी मनस्थिति के हिसाब से आप सुखी हैं, आप दुखी हैं, आप के अंदर द्वंद्व है, तो फिल्में आपका साथ देती हैं। शायद फिल्म म्यूज़िक भी ऐसा ही करता है, आपकी अलग अलग मूड्स को करेस्पॉन्ड करता है। बिल्कुल सही। तो ये तो एकदम एक उतार चढ़ाव है, पानी का जैसे होता है। और ये मैं समझता हूँ फिल्म म्यूज़िक, अगर आप किसी बॉलीवुड फिल्म के सभी विभागों को देखें,
वैसे आप विदेश जाएं तो लोग मजाक भी उड़ा सकते हैं। किसी देश में देखा नहीं, बहुत कम देश हैं जहाँ की म्यूज़िक होता है, सिवाय कुछ जहाँ तक मुझे मालूम है दक्षिण एशिया के देशों को छोड़कर बहुत कम देश है जिसमें कि कोई म्यूज़िक होता है इंस्ट्रूमेंटल के अलावा। लेकिन ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ से कभी भी फिल्मी म्यूज़िक को, फिल्मों को नहीं छोड़ना चाहिए, कितने भी लोग मजाक उड़ाएं। और उससे एक ऐसा संदर्भ बैठ गया है, इतना उत्तम म्यूज़िक मिला है। मेरा फेवरेट है कस्मे वादे। अब कस्मे वादे के बिना उपकार फिल्म क्या होगी, ये बताइए मुझे आप। वैसे तो गाना ही है, उसको हटा सकते हैं आप। मेरा फेवरेट है ना जाओ सैया, साहिब बीबी गुलाम क्या होगी उस एक गाने के बिना। अब वो गाना वैसे एक तरह देखा जाए तो कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता कि साहिब बीबी गुलाम में रहमान या मीना कुमारी या गुरुदत्त या वहीदा रहमान वो रोल प्ले कर सकते थे जब तक कि वो गाना नहीं होता। अब ये बात है ज़रूर कि कई फिल्मों में ये बेकार भी होते हैं कि आप भाग रहे हैं पेड़ों के आसपास, वो सब व्यर्थ हैं। लेकिन गाने की शैली, उसकी आवश्यकता कभी कम नहीं होनी चाहिए, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, सैद्धांतिक बात। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम में। आज हमारे साथ हैं मशहूर वकील और सांसद अभिषेक सिंघवी। अभिषेक जी, ब्रेक से पहले आपने कहा कस्मे वादे के बिना उपकार फिल्म आखिर क्या है। मेरा ख्याल है कि उसमें आगे जाकर ये लाइन आती है कि होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आकर तुझको आग लगाएगा। अब इस तरह के शब्द जब गीतों में होते हैं तो जाहिर है कि उसका प्रभाव बढ़ जाता है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि फ़िल्म के म्यूज़िक से अलग आप फिल्म के लिरिक्स पर भी गौर कर पाते हैं, लेकिन फिल्म के लिरिक्स आपकी ज़िंदगी में कहीं रोशनी डालते रहते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं 100% से ज़्यादा आपसे सहमत हूँ। अब मुझे साल याद नहीं, शायद 60s की 7 या 68 की होगी या 70 अर्लीज़ की होगी, लेकिन उपकार का सबसे महत्वपूर्ण दृश्य जो याद रहता है अभी तक वो वही है कि वो लंगड़ाता हुआ प्राण अपने लकड़ी पर ये गाना जब गाता है, और इसका एक एक शब्द कितना सही है। आज भी इसका हर पैरा आपको सच्चे रूप से एक जीवन, समाज और व्यक्तिगत रिश्तों के लिए एक मिरर बन जाता है। और मैं समझता हूँ यही स्थायी गाने हैं। हर गाना या रीमिक्स या जो हल्ला गुल्ला आज सुनते हैं आप, वो स्थायी नहीं रहेगा 10 साल बाद। ये गाना 50 साल बाद भी वैसा ही स्थायी रहेगा। साहिब बीबी गुलाम की कहानी जो है उसके साथ ना जाए सैया कितना मेल खाता है। सिर्फ उसका चित्रण ही नहीं, वो भी बहुत मेल खाता है, लेकिन जो उसके शब्द हैं, जो उसका कॉन्टेक्स्ट है, तो निश्चित रूप से संगीत एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ और एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश अदा करता है। अगर इसमें एक अगर बहुत महत्वपूर्ण है कि जो संगीतकार है और जो लेखक है वो ध्यान रखें इस संदर्भ का। ये एहसास आपको कब हुआ होगा कि फिल्म में जो गाना है वो सिर्फ मनोरंजन की चीज़ नहीं है, बल्कि उसमें कोई बात भी कही जा रही है? कई में हुआ है। कभी कभी के गाने, मुकेश का और इनका अपने अमिताभ बच्चन और रेखा का जब दृश्य दिखाया गया है, बहुत महत्व रखते हैं। कई फिल्मों में हुआ ये एहसास, तो बार बार हुआ है। देखिए, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई फिल्म आपके हृदय पे एक अमिट छाप छोड़ जाए और उसके गाने बेकार हों और कोई प्रभाव न करें। ये करीब मैं समझता हूँ 90% सही है कि संगीत और फिल्म का एक ही दिशा में तालमेल चलता है। अच्छा, ब्रेक से पहले आपने कॉमेडी फिल्मों की बात की, हालांकि आपको एक्शन थ्रिलर ज़्यादा पसंद है। फिल्म में ट्रेजेडी भी एक बड़ा जॉनर है। ट्रेजेडी के बारे में अगर आपको कुछ? मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ बड़े बिना हिचक के कि जैसे मैंने किशोर कुमार के लिए कहा सबसे संपूर्ण व्यक्तित्व, अगर एक और संपूर्ण व्यक्तित्व आप देखेंगे और जिसको ट्रेजेडी किंग कहा जा सकता है, वो है गुरुदत्त। जब मैंने पहली फिल्म देखी, शायद पहली इनकी देखी थी मैंने, यही साहिब बीबी गुलाम, तो मुझे लगा कि ऐसा व्यक्ति कभी लंबे समय के लिए ज़िंदा रह ही नहीं सकता। मैं उस वक्त जानता नहीं था गुरुदत्त के बारे में, और मैंने कहा ऐसा व्यक्ति जो इतना मेलैंकोलिक, इतना गंभीर, इतना गहरा और इतना संपूर्ण एक चित्रण कर सकता है किसी थीम का, वो निश्चित रूप से इस दुनिया के लिए नहीं बना है। और मैं आपको अगर सही कहूँ तो मेरे को दिमाग में आया कि इस आदमी ने ज़रूर सुसाइड किया होगा, और बाद में मालूम पड़ा मुझे कि इन्होंने आत्महत्या की थी। ही वॉज अकॉर्डिंग टू मी ए मेलैंकोलिक डिप्रेसिव जीनियस। ये दुर्भाग्य की बात है कि जल्दी चले गए वो, नहीं तो बहुत और काम करते। और उनके गाने देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं कि मोहम्मद रफ़ी का सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है आपको,
मेरी निजी चॉइस है चौधरी का चांद। क्या गाना है, क्या उसके शब्द हैं, क्या उसकी उपमाएं हैं। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। ये तो बताइए अभिषेक जी, जब आप स्टूडेंट थे और फिल्मों में जब आपकी दिलचस्पी थी, उस ज़माने में कौन से हीरो हीरोइन थे जिनके फ़ोटो भी आप कभी अपने तकिए के नीचे या फाइलों फोटो में या किताबों में या कमरे में कैलेंडर की शक्ल मैंने में? फ़ोटो तो नहीं रखी कभी तकिए के नीचे, लेकिन मैं समझता हूँ जिसके बारे में एक बहुत तीव्र रूप से जो अच्छी लगती थी हीरोइंस, उनमें जो पहली याद है मेरी वो है मुमताज़ की। मुमताज़ वैम्प रोल में नहीं, क्योंकि शुरुआत में कुछ वैम्प में आई थी, हीरोइन के रोल में। उसके बाद एक समय मुझे दीप्ति नवल बहुत ही अच्छी लगती थी, बट वो ज़्यादा चली नहीं। उन्होंने बहुत अच्छी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, बहुत सुंदर व्यक्ति हैं, लेकिन और बाद में निश्चित रूप से बहुत समय के लिए जिनके पति मेरे अच्छे मित्र हैं, जूही चावला। एक्टर्स में अमिताभ बच्चन बहुत अरसे के लिए हॉट फेवरेट रहा, विशेष रूप से दीवार जिस फिल्म ने बहुत प्रभाव किया मेरे ऊपर, वो मेरे एक तो मेरे को जो शौक़ है उसके अनुकूल थी, क्योंकि मेरे को एक्शन थ्रिलर का शौक़ है, और वो बहुत अच्छी फिल्म लगी मुझे। मेरे को शोले से कहीं ज़्यादा पसंद है दीवार। हाँ, सबसे नंबर 1 मैं माफ़ी बोलना भूल गया, दिलीप कुमार। और आपने कॉमेडी की बात की, मुझे याद आता है राम और श्याम का वो सीन तो दिखाना ही चाहिए आपको, जिसमें कि वो एग्रेसिव भाई आके खाना खा के चला जाता है बिना पैसे दिए, और जब उसका जुड़वा भाई दिलीप कुमार वापस आता है, जो बड़ा शालीन चुप है, बेचारा खाना उठाता है और वो वेटर आके उससे पैसे मांगता है। क्या उम्दा एक्टिंग है, हास्य के लिए अगर आप। दिलीप कुमार ने जितना ज़्यादा हास्य नहीं किया है, लेकिन ये हास्य का एक उत्तम श्रेणी है। वेटर। हाँ साहब, बिल्ला। और कुछ है? और कुछ नहीं है, बावर्ची खाना खाली हो गया है। हाँ तो वो 2 बनाश ला। वो बाहर मिलता है, खुद जाके ले लो साहब। ए अब्दुल आया। एक बात बताइए अभिषेक जी कि ये तो हुआ हीरो हीरोइनों को पसंद करने का एक दौर, एक वो दौर भी होता है जब सब लोगों की तरह एक ख़ास तरह के कपड़ों का चलन, एक ख़ास तरह से बाल बनाने का चलन, एक ख़ास तरह से बोलने का, किसी को इमिटेट करने का बेल बॉटम्स राजेश खन्ना। वैसे राजेश खन्ना की बात, बेल बॉटम्स तो वैसे भी समाज में थे, लेकिन राजेश खन्ना ने कुछ समय के लिए काफ़ी पहने थे, और भी कुछ एक्टर्स ने पहने थे। आपने भी बेल बॉटम्स मैंने बहुत पहने, और आजकल मुझे उनसे घृणा है, हेट है। मुझे आश्चर्य है कि मैंने अपने टीन्स में बेल बॉटम्स कैसे पहने। बट एक समय था जब शायद आनंद के कारण या किसी और फिल्म के कारण बेल बॉटम ऊपर एक ये कुर्ता, ये दोनों चलते थे, वो भी मैंने बहुत पहने। आजकल तो मुझे एक तरह से बड़ा अजीबोगरीब लगता है, लेकिन बेल बॉटम के ऊपर कुर्ता पहनने की भी एक प्रथा चली थी। आई थिंक मैं कॉलेज में था उस वक्त। तो आपने खूब पहने बेल बॉटम। और तो एक कुछ समय के लिए होता है, ये तो आप जानते हैं। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।